महालक्ष्मी देवी घबरा उठती है। पूरे मंडप में फुसफुसाहट की आवाज आने लगती है। कितना बड़ा अपशकुन है। ठीक फेरे के पहले मंगलसूत्र गायब हो जाना, मतलब खुद भगवान भी नहीं चाहते शायद कि ये शादी हो। दुल्हन शर्म के मारे अपनी नजरें नहीं उठा पा रही थी। पूरी शादी में महालक्ष्मी देवी के नाम की थू-थू होने लगी थी। महालक्ष्मी देवी गहरी सांस लेती है और मन ही मन सोचती है, मैं जानती हूँ ये काम किसका हो सकता है। और फौरन टर्न करके महालक्ष्मी देवी बिजली से भी तेज कदमों के साथ बाथरूम की तरफ भाग कर जाती है। मंडप में खड़े सारे मेहमान, रिश्तेदार सब हैरान थे। पंडित भी सोच में पड़ गया था। फेरों का समय निकलता जा रहा है। अगर समय पर मंगलसूत्र नहीं मिलता है तो आज ये शादी होना असंभव है। लता देवी चिढ़ते हुए बोलती है, हे भगवान, आखिर ये सब चल क्या रहा है। दुल्हन की माँ अपनी बेटी की शादी छोड़कर भाग गई, वो भी बिना कोई जवाब दिए। महालक्ष्मी देवी भागते हुए बाथरूम के अंदर आती है, जहाँ 24 साल की एक लड़की एकदम नया लाल लहंगा पहने टॉयलेट सीट पर बैठी है। सिगरेट के कश पे कश लगाई जा रही है। बाथरूम के हल्के अंधेरे में उस लड़की का गला चमक रहा था। थोड़ा नजदीक से देखने पर उस लड़की के गले में अंजलि के लिए बना हीरो का चमचमाता मंगलसूत्र दिखाई पड़ता है। महालक्ष्मी देवी गहरी सांस लेते हुए कहती है, अपनी बहन की शादी बर्बाद करने के लिए उसका मंगलसूत्र चुरा लिया तूने। जो अपना है उसे अपना लेना, चोरी करना नहीं होता माँ। रिया फौरन जवाब देती है। रिया के इस असहनीय पागलपन को देख महालक्ष्मी देवी तुरंत रिया को एक जोरदार थप्पड़ लगा के कहती है, मंगलसूत्र मुझे दे। रिया थप्पड़ पड़े गाल को सहलाते हुए कहती है, इस नफरत से भरी दुनिया में खुद का प्यार पाना बहुत मुश्किल है। गॉड, बहन बहन का गला काट रही है। आपको मंगलसूत्र चाहिए माँ, आप लेकर जाओ, पहना लो अपनी बड़ी बेटी के गले में। महालक्ष्मी देवी मंगलसूत्र लेने जैसे ही रिया के पास आती है, रिया मंगलसूत्र को मुंह में खा लेती है। महालक्ष्मी देवी रिया का इतना हद से ज्यादा पागलपन आज पहली बार ही देख रही थी। वो रिया को जोर से चिल्लाते हुए कहती है, पागल हो गई है तू, मरना है मंगलसूत्र खाकर तुझे। महालक्ष्मी देवी जोर जबरदस्ती करके जैसे तैसे रिया के मुंह से मंगलसूत्र निकालती है और जाने लगती है। रिया गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम जानती हो माँ, गौतम सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ऑफिस में सबसे पहले उससे मैं मिली थी। पूरा दिन हम दोनों साथ में होते थे, लेकिन उसका बुढ़ा दादा एक दिन ऑफिस में आया तो इस गवार को, इस चीप लड़की को पसंद कर लिया। मेरी पसंद का क्या माँ। महालक्ष्मी देवी पलट कर कहती है, आज शादी का दिन है, इन घटिया बातों को दिमाग से निकाल कर फेंक दे। कुछ निकाल कर फेंकना ही है ना माँ, तो अपनी बड़ी बेटी को उस मंडप से निकाल फेंको जिस मंडप में मुझे होना चाहिए। रिया की नॉनसेंस बातों को इग्नोर करके महालक्ष्मी देवी मंगलसूत्र को मंडप में लेकर जाती है। दुल्हन अंजलि को अभी तक लोगों द्वारा इतने ताने सुनाए जा चुके थे कि शर्म के मारे जमीन में गड़ी उसकी आंखों से नल की तरह टप टप करके बस आंसू बहे जा रहे थे। महालक्ष्मी देवी परिस्थितियों को संभालती है और पंडित के हाथ में मंगलसूत्र देकर शादी की आगे की रस्मों को पूरा करने की रिक्वेस्ट करती है। पंडित के मंत्रों के बीच अंजलि की मांग में गौतम अपने नाम का सिंदूर भरता है। उसके सोने गले में अब गौतम खन्ना के नाम का मंगलसूत्र चमकने लगता है और साक्षात अग्नि के 7 फेरे लेकर गौतम अंजलि को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेता है। बुरी नजर और कई सारे अपशगुन होने के बाद भी शादी के फेरे पूरे हो जाते हैं और दूल्हा दुल्हन पर फूलों की बारिश होने लगती है। गौतम और अंजलि दोनों एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक का साथ निभाने का वादा करते हैं। 7 जन्म क्या, एक जन्म भी साथ नहीं रहने दूंगी तुम्हें। अगर तुमने अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन लिया है, तो मैंने भी अग्नि को साक्षी मानकर ही तुम्हें साथ ना रहने देने का वचन लिया है। सिगरेट में धधकती आग को देखकर रिया मन ही मन कहती है। वही लाल लहंगा पहने अपने गम का घूंट पीकर रिया मंडप की तरफ आगे बढ़ती है। कुछ औरतें रिया के लहंगे को देख रही है, जो कि बिल्कुल दुल्हन के लहंगे की तरह दिख रहा है। लहंगा तो देखो इसका, एकदम दुल्हन के लहंगे की तरह। लगता है काफी जल्दी है इसे भी दुल्हन बनने की। खीखे करके वहां खड़ी औरतें बातें करते हुए हंसती है। हंसती हुई औरतों के बीच से निकलती रिया को देखकर महालक्ष्मी देवी के पसीने छूटने लगते हैं।
वो मन ही मन सोचती है, ये जरूर यहाँ कुछ पागलपन करेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं उसे? रिया गौतम और अंजलि के पास आकर उनसे कहती है, आखिर चुरा ही लिया ना दीदी? अंजलि कुछ समझ नहीं पाती। वो हैरान होकर पूछती है, क्या? फिर रिया हंसते हुए कहती है, हमारे गौतम सर को आपने। रिया फिर अंजलि को गले लगाते हुए कहती है, कंग्रेचुलेशंस दीदी। फिर वो गौतम को भी गले लगकर कंग्रेचुलेशंस कहती है, लेकिन उसके ब्लाउज से निकल रहा धागा गौतम की शेरवानी के बटन में अटक जाता है। गौतम के लिए थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, लेकिन रिया इसी पल में बस ठहर जाना चाहती है। वो बटन निकालने के बहाने से बार बार जो गौतम के सीने से चिपक रही है, हर बार का चिपकना उसे गहरा सुकून दे रहा है। उसकी नजरें बस गौतम को ही देखे जा रही हैं। उसकी नाक में बस गौतम की खुशबू फैली हुई है। उसकी सांसें बस गौतम की सांसों को महसूस कर रही हैं। महालक्ष्मी देवी जब देखती है, वो रिया का इंटेंशन बहुत जल्दी समझ जाती है और दोनों के बीच अटक रहे उस धागे को तोड़कर रिया को गौतम से दूर कर देती है। और दूर होने का समय ही अब अंजलि का भी आ चुका था, क्योंकि विदाई का समय आ पड़ा था। वैसे तो विदाई के समय हर मार होती है, लेकिन महालक्ष्मी देवी के चेहरे पर धीरे धीरे सुकून उतर रहा था, क्योंकि वो जानती है कि कितने सारे गलत इरादों से बचाकर उसने अपनी बेटी की शादी को पूरा किया है। इन सब बातों से अनजान अंजलि फूट फूट कर बस रो रही थी और एक ही बात पूछे जा रही थी, रिया कहाँ है? मेरी विदाई में नहीं आएगी क्या वो? कहाँ गई है वो? इस पर महालक्ष्मी देवी तुरंत बोल पड़ती है, उसकी चिंता मत कर बेटी। महालक्ष्मी देवी इसके आगे कुछ और बोलने वाली होती है, लेकिन उसके पहले ही पीछे से आवाज आती है, अरे ऐसे कैसे चिंता ना करें माँ, बहन है हम दोनों, है ना दीदी? बचपन साथ बिताया है, साथ में स्कूल गई है, साथ में कोचिंग गई है, साथ में कॉलेज, साथ में ऑफिस, बस शादी साथ में नहीं हुई। दीदी अभी भी बोल दे तो मैं तो करने को तैयार हूँ। अंजलि रिया की बात का मतलब नहीं समझ पाती, जो महालक्ष्मी देवी समझ जाती है। वो जैसे ही रिया को पलट कर देखती है, उसे उसकी आंखों में आंसू दिखाई पड़ते हैं। अंजलि उससे पूछती है, तुम क्यों रो रही है? मुझसे किसी की विदाई और जुदाई दोनों ही बर्दाश्त नहीं होते दीदी, खास तौर पर जब वो इंसान आपको बहुत प्यारा हो। रिया आंसू को पोंछते हुए कहती है, भोली अंजलि ये भी नहीं जानती थी कि रिया अंजलि को जाते देख उदास नहीं थी, वो गौतम को अपने हाथों से जाता देख उदास थी। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अंजलि की आंखें अपनी माँ को देख फिर से भर आती हैं। गाड़ी कुछ ही देर आगे बढ़ती है और अचानक से गाड़ी के सामने कुछ आता है और ड्राइवर घबरा के जोर से ब्रेक लगा देता है। गुस्से से गौतम ड्राइवर पर चिल्लाता है, पागल हो क्या? ऐसे कौन ब्रेक लगाता है? ड्राइवर घबराते हुए कहता है, साहब वो एकदम से सामने आ गई। गौतम की नजरें सामने लाल लहंगे में खड़ी रिया पर जाती है। रिया जोर से आवाज लगाती है, मुझसे मिले बिना जा रहे हो जीजू? गौतम कहने लगता है, वो मैं। गौतम के पास कुछ शब्द ही नहीं है रिया को कहने के लिए। वो जब उसकी बोल्ड पर्सनालिटी की तरफ देखता है, उसका मुंह ही बंद हो जाता है। वो रिया को कई बार ऑफिस में मिला था, पर इस अंदाज में कभी नहीं। अंजलि को रिया की इस हरकत से बड़ी हैरानी होती है। वो गाड़ी से बाहर उतरकर चिंता जताते हुए रिया को पूछती है, तू पागल है? गाड़ी के सामने ऐसे कोई आता है क्या? रिया अंजलि को एक गिफ्ट देते हुए कहती है, दीदी आपको शादी का गिफ्ट देना था। गौतम भी हैरान रह जाता है, गिफ्ट देने के लिए अपनी जान जोखिम में कौन डालता है? गौतम कहते हुए मन में सोचता है कि रिया क्या चीज थी, आखिर इस डिब्बे में ऐसा क्या है? अंजलि रिया से आश्चर्य से पूछती है। रिया गौतम की तरफ देख के जवाब देती है, इसमें ये है जो तेरी जिंदगी बदल देगा। फिर वो गौतम की तरफ देखते हुए अंजलि के कान में कुछ खुसफुसाती है। अंजलि का चेहरा लाल हो जाता है। अंजलि दबी हुई आवाज में कहती है, तू जानती है मैं ये सब। रिया कहती है, ये सब नहीं करेगी तो तेरा पति किसी और। रिया अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं करती। उसे पता है कि अंजलि उसकी बात को समझ गई है। तभी महालक्ष्मी देवी आ जाती है और झट से गिफ्ट अपने हाथ में ले लेती है और खोलने लगती है। रिया जोर से कहती है,
माँ मत खोलो। रिया भी थोड़ी टेंस लगती है। ऐसा लगता है कि उसकी चोरी शायद पकड़ी जाए, लेकिन महालक्ष्मी देवी उसकी बात नहीं सुनती है। जब गिफ्ट खुलता है तो वो दंग रह जाती है। महालक्ष्मी देवी के हाथ में एक सेक्सी नाइटी थी जो लड़कियां सिर्फ अपनी सुहागरात में पहनती हैं। महालक्ष्मी देवी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। रिया जोर से हंस पड़ती है। कहा था ना माँ मत खोलना। अंजलि की भी नजरें शर्म से झुकी होती है। वो गौतम की तरफ देख ही नहीं पाती है। रिया गौतम की आंखों में देखकर पूछती है, क्यों, कैसा लगा तोहफा? गौतम फिर कुछ शब्द ढूंढता है। एक्चुअली मैं अच्छा है। रिया गौतम को एम्बेरस देखकर जोर से हंसती है और कहती है, सो क्यूट। रिया अंजलि को गले लगाकर कहती है, जल्दी मिलती हूँ। यह गाड़ी में गौतम और अंजलि की आंख लग जाती है और वहां रिया रात भर अपने फोन में गौतम की तस्वीरों को देखती रहती है और मन ही मन कहती है, जन्म जन्म का साथ तुम मेरा और तुम्हारा है गौतम, और मैं तुम्हें किसी भी हालत में पाकर रहूंगी। मैं तुम्हारा और अंजलि का मिलन, तुम्हारी गोल्डन नाइट कभी नहीं होने दूंगी। अगले दिन अंजलि और गौतम का घर खुशियों और हंसी से गूंज रहा था और वहीं रिया मातम मना रही थी। वो बार बार अंजलि को पागलों की तरह फोन लगा रही थी। अंजलि का फोन साइलेंट पर था और वो गौतम के साथ दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म खेल रही थी। गौतम और अंजलि पहली बार अंगूठी ढूंढते वक्त हाथ पकड़ते हैं। रिया से सब्र नहीं हो रहा। वो घर के बाहर जाने ही वाली होती है कि पीछे से महालक्ष्मी दीदी की आवाज आती है, कहाँ जा रही है तू? रिया जवाब नहीं देती। महालक्ष्मी देवी आवाज बढ़ाकर फिर से पूछती है। रिया मुंह टेढ़ा करके कहती है, अनिमेश के घर जा रही हूँ। महालक्ष्मी कहती है, अनिमेश तो दिल्ली गया हुआ है। रिया अपने कदम रोक लेती है और मन ही मन सोचती है, अगर माँ को पता चल गया कि मैं गौतम के पास जा रही हूँ तो वो तुरंत अंजलि को सब बता देगी और मेरी लव स्टोरी की विलन बन जाएगी। जब माँ सो जाए तब जाना सही होगा। रिया अपनी माँ के सामने भोली बनने की कोशिश करते हुए कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई थी, थैंक्स माँ। महालक्ष्मी को रिया पर भरोसा नहीं था। वो दिन भर रिया पर निगरानी रखती है और उसे कहीं जाने नहीं देती। रिया पागलों की तरह अपने कमरे में चलती रहती है। कुछ देर बाद वो आंसू भरी आंखों से अपने हाथों की तरफ देखती है। उसके हाथ में करीब 10 नींद की गोलियां हैं। आखिर क्या करने जा रही थी रिया? अंजलि और गौतम बेडरूम में अपने अतीत के बारे में बात कर रहे हैं। अंजलि मासूमियत से कहती है, मेरा कोई अतीत नहीं है, आप ही मेरा आज और कल हो। गौतम अंजलि को प्यार भरी नजरों से देखता है और फिर थोड़ा उदास होकर कहता है, मेरा अतीत सुनकर शायद तुम मुझे जज करोगी। अंजलि उसे दिलासा देती है कि वो उसे कुछ भी बता सकता है। वो गौतम की बातें ध्यान से सुनती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि अपना हाथ गौतम के कंधे पर रखती है और कहती है, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं आप ये मानोगे या नहीं, लेकिन ये सब सुनने के बाद मैं आपसे और भी प्यार करने लगी हूँ। गौतम अपना हाथ अंजलि के मासूम चेहरे पर रखता है और कहता है, और मैं भी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। गौतम अंजलि के होठों की तरफ देखता है। अंजलि भी गौतम के नरम होठों की तरफ देखती है। वो इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते हैं। अंजलि के होठ थरथराने लगते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और गौतम के होठों के पास अपनी होठ ले आती है। उसी वक्त जोर से कोई बेडरूम का दरवाजा खटखटाता है और गौतम और अंजलि दोनों चौंक जाते हैं। कौन था दरवाजे पर? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई थी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।